अस्सलाम जी, ज़ी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जवाद के नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी गोल चक्कर पे, जहां से इमरान खान साहब आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सनम जावेद, जो कि पीटीआई की एक जैसे कहते हैं ना कि खड़ा कारकुन है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस बारे में मेरा क्या ख्याल है? नहीं, इस बारे में आपका ये है कि आप जैसे होता है ना कोई मैं बहुत खतरनाक हूँ तो आपके इंटरव्यूज़ इस तरह के होते हैं। हम आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने 2014 के भी धरने दिए, उसके बाद 25 मई को भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लेकिन जाके आगे पहले यहाँ से ऐलान किया गया था कि हमने धरना करना है वहाँ पे जाके, लेकिन फिर बाद में उसको जलसे पे वाइंड अप कर दिया था। तो अब जो है इमरान खान साहब ने दोबारा एक लॉन्ग मार्च का बड़े 2-3 महीने से ये कह रहे थे कि जी मैंने लॉन्ग मार्च करना है। तो फाइनली एक तारीख दी है आज से जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर खान साहब यहाँ से जाते हैं और आगे से असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, ठीक है, तो उसके बाद खान साहब का क्या लाया हम? नहीं, हम ये सोच ही नहीं रहे कि नहीं होंगी। हम तो पॉजिटिव हैं बहुत कि होंगी, क्योंकि इस हुकूमत में आप उनके डेस्परेशन देख लेना उनकी, जिस तरह वो डेस्परेट हुए हैं बेचारे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मरने वाले हैं, हर कोई बयान दे रहा है कि जी अब आपने अपने दफ़ा अपने 4-4 मार्च किए हैं और आपको किसी की मार्च से इतनी तकलीफ क्यों है? इसलिए ना क्योंकि आपको डर है, आप घबराए पड़े हैं। आपको मसला ये है कि ये ना हो कि मैं जूते पड़े, तो वो तो पढ़ेंगे, वो तो लिखे गए हैं कि पढ़ेंगे। तो हमें ऐसा कोई शक नहीं है कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में बताया है, वो डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट देखा है। वो बेचारे वरना क्या कि हमें इलेक्शन कराना पड़ गया तो हम बिल्कुल ही हार जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन की आप बात करिए तो ज़िमनी इलेक्शन खान साहब की जो 6-7 सीटें थी वो अपनी पीटीआई की छोड़ी हुई सीटें थी, लेकिन उनमें से खान साहब 2 से 3 सीटें हार गए हैं। तो इसमें फ़ायदा तो फिर भी अपोजिशन को ही हुआ। नहीं, फ़ायदा ये नहीं, अपनी सिटी नहीं। जितना प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, इनकी अपनी हुकूमत थी, जितनी इन्होंने धांधली की और जितना इन्होंने कहा कि जी हमारा ये कार्ड भी चला, वो कार्ड भी चला, लोग इसके साथ ही नहीं है, लोग इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो आपको इलेक्शन में ये तो अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहे हैं ना भाई कि हमें 1 सीट बीच में से जीत गए, हम 2 जीत गए। आप जो लोगों को बता रहे थे कि उसके साथ कोई है ही नहीं, उसको कोई, वो तो जत्था है सिर्फ लोगों का। इलेक्शन किस तरह जीत रहा है वो? इतना जत्था था, आपने बड़ी प्लानिंग करके उन जगहों पर इलेक्शन कराए थे जहाँ पे वो थोड़े मार्जिन से जीते हुए थे, तो फिर जीतते ना। आप कैसे नहीं जीते? वो कैसे जीत गया? अच्छा, खान साहब अगर यहाँ से जाते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, पंजाब में हर दफ़ा जो होता था नून लीग की हुकूमत होती तो पंजाब से खान साहब को लॉन्ग मार्च करने में काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दफ़ा पंजाब से कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा इनको। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, वफाकी हुकूमत जो है इस पर मुज़ाहमत का मुजाहरा करते हैं, तो उस पर क्या करें? नहीं, ये भी पिछली दफ़ा से डिफरेंट है ना। एक तो लाहौर में हमारी हुकूमत और इस्लामाबाद में पिछली दफ़ा इसलिए मसला हुआ था क्योंकि हमने अदालत से इजाज़त नहीं ली हुई थी। इस दफ़ा हमने अदालत से इजाज़त ली हुई है इस धरने की। लेकिन वो खान साहब का अपना बयान है कि जी हम डी चौक नहीं जाएंगे। अगर खान साहब वहाँ पे जाके धरने का ऐलान करते हैं तो डेफिनेटली उनको डी चौक की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो तौहीन अदालत नहीं लग सकती उन पर? नहीं, तो वो अगर ऐलान करेंगे तो ऐलान से पहले इजाज़त लेकर करेंगे। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कानून के मुताबिक सारे काम करता हूँ, तो अगर उनको ऐसा लगेगा कि धरना हमने देना है तो वो उसके लिए इजाज़त लेकर करेंगे। और अगर वो पुनः मन कर रहे हैं जलसा होकर धरना, इजाज़त क्यों नहीं मिलनी? बाकी धरने जलसे नहीं होते रहे तो हमें भी दे। ये फैसल वाटर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी कहा है कि जी मुझे नज़र आ रहा था कि इसमें पूरी मार्च है। तो आपको लगता है कि इस तरफ कोई लोगों के मरने की तरफ या खून खराबे की तरफ जा सकती है? फैसल वाडा को चाहिए था, जिसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसके वो नाम बताते। इतने बड़े वो शेर थे ना, वो नाम लेते, वो अपने ख्वाब आके ना बता के जाते कि मुझे ख्वाब में आया कि बड़े कत्ल हो जाएंगे। वो लोगों को नाम दे के जाते, फिर हम मानते कि आप कोई बात कर रहे हैं। फिलहाल आप जो करके गए वो बोंगियाँ थी और बोंगियों को कोई नहीं सुनता। लेकिन ये है ना कि फैसल वाडा साहब आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही 4 साल रहे हैं, MNA भी रहे हैं वहाँ पे, तो उनका बातों को अगर आप कह रहे हैं कि जी गद्दारी की तरफ अगर पीटीआई ले जाती है, तो इस तरह से जहांगीर तरीन भी पीटीआई छोड़ के गए थे, ठीक है। जो लोग पीटीआई में रहते हैं, मतलब वो पीटीआई में अगर हैं तो ठीक है, अगर पीटीआई छोड़ के जाते हैं तो वो गद्दार हो जाते हैं। नहीं, हम नहीं कहते, ठीक है। जब जहांगीर तरीन हमारे पास थे या हमारी पार्टी में थे तो तब भी खान साहब ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। खान साहब ने कहा था अपने मुकदमे भुगता के आओ। लेकिन 2018 के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब भी जहाज भर के लेके आ रहे थे लोग, आज़ाद उम्मीदवार ना। उन पे जब केस शुरू हुए तो खान साहब ने उनको माफिया तो नहीं दिलवाई ना। खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि मेरा साथी है जहाज भर के लेके आ रहा था तो अब इसको सब माफ कर दो, जैसे इन्होंने अपने केस माफ करवाए हैं। उन्होंने तो कहा भाई जाके हिसाब किताब दो, अपने केस लड़ो। वो इसलिए तो छोड़ के गए हैं। अगर वाडा साहब भी छोड़ के गए, इन पे भी केस चल रहे हैं। ये सारे छोड़ के जा वो रहे हैं जिन पे केस चल रहे हैं। ये अपने केस माफ करवाने के चक्करों में छोड़ के जाते हैं। अच्छा, 2018 के इलेक्शन से पहले खान साहब का नैरेटिव था कि जी मैंने यंग जनरेशन को ऊपर लेके आना है, जो पुराने बाबे MNA MPs बन के बैठ जाते हैं, जो जागीरदाराना या सबदाराना निज़ाम है, मैं उसको ख़त्म करूँगा। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो खान साहब दोबारा उन्हीं को इलेक्ट करते हैं, टिकट तो उनको ही दी जाती हैं। तो इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि खान साहब नौजवान जो हैं उनको ऊपर लेके आएंगे, या इस दफ़ा भी दोबारा से वो जो पुराने लोग हैं उन्हीं को दोबारा टिकट दिया? नहीं, ये खान साहब ने कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी उस पर कि उनको गलती हुई। उनसे उन्होंने इलेक्टेबल पे
किया, ये उनसे गलती हुई कि वो ये उनसे गलती कर बैठे हैं वो। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस तरह नहीं किया, उन्होंने टिकट्स बहुत सोच समझ के दिए। अभी जो हमारा डिप्टी स्पीकर भी है वो बहुत जंग से लड़का है, मैंने उसको पहली दफ़ा ही देखा है। लेकिन सिर्फ डिप्टी स्पीकर की बात नहीं आती ना, 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो यंग है, जैसे अब्रार उल हक साहब हो गए या इस तरह के नहीं, कुछ इस लोग बार हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए बहुत नए नए लड़कों को, सब सारे यंग लेकिन जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं 2023 के, उस पर आपको लगता है कि खान साहब नए चेहरों को सामने? खान साहब ने कहा है कि वो हर टिकट खुद सोच के देख के चेक करके देंगे। इस दफ़ा भी ज़िमनी इलेक्शन में भी इंटरव्यूज लेके खान साहब ने टिकट। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है ना कि खान साहब ने जब 2018 के टिकट्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि जी मुझे इस टाइम सिर्फ इलेक्शन जीतने का मकसद है मेरा, ठीक है। तो 2023 मैं ये नहीं करूंगा, वो कहते हैं अब मैं इलेक्टेबल वाली गलती नहीं करूँगा। फिर 2023 में इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे? जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं वैसे जीतेंगे, टिकट्स नए लोगों को देकर। तो अरशद शरीफ साहब के बारे में खान साहब ने कहा कि जी मुझे पता था कि इनको शहीद कर दिया जाएगा, तो मैंने इस वजह से इनको कहा कि जी आप बाहर चले जाएं। लेकिन खान साहब ने नाम नहीं बताया कि वो कौन लोग थे जिनके बारे में खान साहब को पता था कि जी ये इनको मरवाने जा रहे हैं। बाकायदा खान साहब ने कहा कि जी मुझे पता था कि इनको मरवा रहे हैं, ठीक है। तो जो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, जिनको सारी मालूमात होती है, उनकी मर्जी के बगैर कोई जा नहीं सकता और कोई आ नहीं सकता, नाम लेके बता देते। लेकिन उस पे 16 ये FIR भी है ना कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से पेशावर एयरपोर्ट से गए थे। जी, क्योंकि पेशावर एयरपोर्ट से निकले थे, क्योंकि खान साहब से उन्होंने जाके बताया होगा अपना मसला, तो खान साहब को पता चला था ना। उन्होंने तो चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था। अगर चीफ जस्टिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं कराई, तो किसी ने तो उस बेचारे को कहना था कि भाई जा अपनी जान बचा। जो इमरान रियाज के साथ इन्होंने किया, जिस तरह उसको घसीटा एक अदालत से दूसरी अदालत में, जो उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया, आपका क्या मतलब था? वो यहाँ पे बैठ के वो भी नंगा हो जाता। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि आप इदारों के खिलाफ बोल के ये आप ऊपर आए, ठीक है। देखिए ये आपके गलत बात इदारे आप कर रहे हैं। इदारों के खिलाफ खान साहब कभी नहीं बोले। नहीं, खान साहब नहीं बोले, जो इमरान रियाज साहब हैं या हो गए अरशद शरीफ साहब हो गए, उन्होंने प्रोग्राम किया था, वो कौन था? तो जरूरी तो नहीं है कि आप इदारों को ही कमजोर करें, क्योंकि इसका फायदा थर्ड पार्टी उठाती है। आप देख लें कल के जो इंडिया के चैनल थे, उन पे वो जनरल बाजवा के खिलाफ काफी ज्यादा कैंपेन्स की जा रही है। वो तो सारी जिंदगी करते रहे, इंडिया का काम ही हमारे खिलाफ। तो इससे आपको नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी इंडिया ने लगता? आप मुझे पहले ये बताएं ना कि अरशद शरीफ ने कहा वो कौन था, इसको आप डायरेक्ट इदारे पे कैसे लेकर गए? नाम तो अरशद शरीफ ने भी नहीं लिया। नहीं, इदारे पे नहीं लेके जा रहे। हाँ। सिर्फ बात हो रही है, उन्होंने भी इस तरह के प्रोग्राम किए। ये तो आपकी assumptions है ना, आप ये जब करें कि अगर रियाज खान साहब ने किया है, इसका इमरान रियाज खान हमेशा फायदा उठा गई है। नहीं, इमरान रियाज की मरवाने में थर्ड पार्टी हो सकती है। नहीं भाई, इमरान रियाज की जब अदालत में व्लॉग चले तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत के थे ना। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर अदारा खुद दिल पे ले जाए कि इम्पोर्टेड हुकूमत पे बात हुई है तो हम पे बात हुई है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? इम्पोर्टेड हुकूमत पे बात होने पे देखिए, हमारा जमहूरी हक है ना, हमारे वोट से हुकूमत आए। अगर हम कह रहे हैं कि एक हुकूमत इम्पोर्टेड हुई है जो लोटों की मर्जी से आई हुई है, तो इदारा अपने ऊपर कैसे बात ले गया? भाई हम तो इमरान खान भी 12 शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को मीर जाफर कह चुके हैं। आप आके कहते हैं वो हमारे सिपर सरदार को गद्दार कह रहा था, तो इसमें अब हम क्या करें? अब आपके वहमों का हम क्या इलाज करें? अच्छा, कुछ खबरें चल रही हैं कि जी इंडिया जो है इसमें मुलविस हो सकता है अरशद शरीफ को मरवाने में, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के इदारों की और जो हुकूमतें हैं और अपोजिशन है, इनके क्लैशेस से फ़ायदा उठाया है? तो वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस पता कर ले, लगा के दे। हम तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट इंटेलिजेंस, हमें पता करके दो हुआ क्या है, बस। तो जी ये थी सनम जावेद हमारे साथ है। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।